Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग पेपर सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं। एडवांस का हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन हैं उसके डिस्कशन को लेकर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आपको मैं बता पाऊँ तो ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से आपका डिस्कस किया गया है। ठीक है, जहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी है ना। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या है उसको समझेंगे। तो एक्चुअली उसको हम करते हैं रिप्रेजेंट IE1 से। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब आपका IE2 हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय IE3। इसमें सीन क्या है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बेसिक मीन हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया हुआ है बहुत प्रॉपर से, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किसी भी एटम के पास तो पहले न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के आसपास मान के चलो यहाँ पे आपके ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्चुअली ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस के साथ बच्चों क्या होगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस पास, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। तो अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको ब्रेक करना है, ठीक है, अगर इसको आपको फिनिश करना है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो। मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा मैं लेके जाना चाह रहा हूँ इनफाइनिट पे। इसका मतलब होता है 1 to 2 सेंटीमीटर या फिर 2 to 3 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड इनफाइनिट फॉर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्मॉल साइज का है तो उनके लिए इनफाइनिट का मतलब आपका यही होगा। तो अब इस एटम इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके जाना है तो कहीं ना कहीं इस फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे एनर्जी को आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकालोगे तो वहाँ पे IE1 डिफाइन होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे A से A+1 में अगर आप लेके जाओगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, तो इस केस में IE1 का मतलब ये हो गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट फॉर द पर्टिकुलर एटम। नेक्स्ट अगर बात करूँ IE2 के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि आपको A+1 जो मिला हुआ है वहाँ से बेटा फिर से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे तो आपका A+2 हो जाएगा, तो IE2 डिफाइन हो गया। फॉर द IE3 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका A+2 से A+3 समझ में आ रहा है, तो दिस इज डिफाइंड फॉर IE3। तो इस पूरे पैटर्न के रिस्पेक्ट पे आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं टेबल के अंदर, और इसमें फिर बोला गया है कि I1 I2 एंड I3 ये 4 एटम्स के लिए आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं n, देन n+1, देन n+2, देन n+3। ये क्या बता रहा है, n के फिर इसमें एक ऐड हो गया है, ठीक है, फिर आपका n+2 हो गया है, फिर आपका यहाँ पे n+3 हो गया है। तो सीक्वेंस क्या हो रहा है, आप जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो तो एक का एडिशन हुआ, यहाँ से यहाँ फिर से आपका 1 का एडिशन हुआ, यहाँ से यहाँ फिर से 1 का एडिशन। तो आपको पता है जब हम ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, पहले तो ये समझो कि जब हम ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर की बात कर लो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो, वो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते हैं। जहाँ पे मैं बात किया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो कुछ इस तरीके मतलब एक रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज नहीं होगा कि भाई सबसे पहले आपका 1 नंबर आ गया फिर 2 फिर 3, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट होता है एटॉमिक नंबर के अंदर। तो ये जो गिवन एटॉमिक नंबर है ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये किसी पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी पर्टिकुलर पीरियड भी हो सकता है या पीरियड का मिक्सअप भी हो सकता है, कि एक पीरियड के साथ दूसरे पीरियड का मिक्सअप ऐसे भी दे सकते हैं। ये समझ में आ गया भाई, ग्रुप नहीं हो सकता यहाँ पे आपका पीरियड के बारे में ही बात करी जा रही है। फिर बोला गया कि n की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन 10 है, आर टेबलेटेड बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ डाटा आपको मैंने डिस्कस किया था जब मैं आपको पीरियड टेबल डिस्कस कर रहा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो देखो
इस स्मॉल n जो दे रखा है ये सबसे छोटा एटॉमिक नंबर होगा n+1 n+2 n+3 से। तो इसकी फर्स्ट आयोनेशन थेरेपी की वैल्यू बच्चों कितनी है 1681। जब सेकेंड आयोनेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रही है बच्चों यहाँ से इंक्रीज कर रही है, लगभग ट्वाइस होती जा रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है वैल्यू। और थर्ड आयोनेशन थेरेपी की बात करते तो यहाँ भी ऑब्वियसली वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है स्मॉल एन के बेस पे। n+1 को जरा चेक करो, n+1 में अगर देखोगे तो यहाँ पे आयोनेशन थेरेपी कितनी है 2081। फिर वैल्यू I2 के लिए ऑब्वियसली इंक्रीज कर चुकी है, ये आपका लगभग ट्वाइस हो चुका है, 4000 के अराउंड पहुँच चुकी है। नेक्स्ट बेटा फिर से वैल्यू आपकी यहाँ पे इंक्रीज करी है। तो यहाँ भी एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, बट ये समझ में आ रहा है कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और वैसे भी आपको पता है कि IE3 की वैल्यू जनरली आपकी IE2 एंड IE1 से क्या होती है अधिक होती है, ये तो आपको पैटर्न पता ही है। ठीक है, अब देखो n+2 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन को पूरा देखना पड़ेगा ध्यान से। n+2 आपको देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि बेटा यहाँ पे 496 है। देन 496 से आपका कितना तेजी से वैल्यू इंक्रीज करिए कि यहाँ पे 4562 हो गई है, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज करी है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे समझ में आपको आएगा, फिर आपकी वैल्यू यहाँ से कुछ इस तरीके से हो गई है 6 9 10 10। और n+3 की बात करोगे तो यहाँ भी वैल्यू आपकी इंक्रीज़ की है, जस्ट डबल हो गई है। और यहाँ भी आपकी वैल्यू फिर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करी है। तो अब आपको समझ में आएगा कि n+2 को n+3 से ये कुछ ऐसे डाटा हैं जहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, तभी तो आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जनरली आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, एस ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर तो बच्चों दो आपके पर्टिकुलर ग्रुप हो जाते हैं, एक तो ग्रुप आपका फर्स्ट एल्कली मेटल्स, एक आपका ग्रुप सेकंड एल्काइन अर्थ मेटल्स हो गया। तो एल्कली मेटल्स का कन्फ्यूजन क्या होता है NS1 और इसका कन्फ्यूजन होगा आपका NH2। तो NS1 से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो फिर आप जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना सेकंड, तो फिर आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्कली मेटल्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो n+2 के बारे में बात करी जा रही है, ये लगभग अगर आप बात करोगे तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका सोडियम होगा। और लगभग आपको मैं बताऊँ तो सोडियम की वैल्यू आपके एनसीईआरटी के डाटाबेस में भी आपको दे रखी है 496। तो ये आपका, अगर आपको मैंने डिस्कस भी किया है, वैसे आपको वैल्यूज लगभग मैंने आपको बताई थी, एक बार आपको ध्यान से देखना है तो आइडिया आपका हो जाएगा। तो ये आपका सोडियम हो गया। ठीक है, नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो भी एस ब्लॉक से लगभग जाएगा, क्योंकि उसकी 738 है, फिर उसकी सेकेंड आइसोटोप आपकी लगभग डबल हो रही है और फिर आपकी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, n+3। और सोडियम से पहले अगर मैं बात करूँ तो सोडियम को आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 11। ठीक है, ये आपका 12, इसके पहले आपका 10 होगा, यहाँ पे आपका 9 होगा, मतलब यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नियोन हो जाएगा। कुछ ऐसी ट्रेंड आपका फॉलो होगा, बिल्कुल सही। मतलब आपका जो n है दैट विल रिप्रेजेंट द फ्लोरीन। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके यहाँ से 9 हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो 496 है, वो सोडियम के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना कि n+2 या 2 + n = 11। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 9 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n कितना होगा आपका 9। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड था और बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, हम इसको एवरेज कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसमें। यस, क्वेश्चन 2 में आपको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो गिवन कंपाउंड हैं लाइक ऑक्सीजन, HF, वाटर, अमोनिया, जनरली आप अमोनिया देखते हो गैस की फेज बोलते हो, ऑक्सीजन देखते हो गैस की फेज में बोलते हो, वाटर लिक्विड फेज में, ये सब हम लोग STP पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि आपको कंसीडर कर लेना है कि जो भी गिवन कंपाउंड है वो कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर आपको डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे के सारे आपके लिक्विड फेज में ऐसे बोले गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, when a charged comb is brought near their flowing stream, ये जब लिक्विड हैं
तो लिक्विड को बच्चों देखो यहाँ से डाला जा रहा है इसमें, और यहाँ से देखो ये जो आपको ड्रॉपलेट्स दिख रही है ये आपकी लिक्विड की स्ट्रीम की है, ठीक है, वही बोला जा रहा है। नियर द फ्लोइंग स्ट्रीम, यहाँ से स्ट्रीम निकल रहा है और अपने कॉम्ब को लेके आ रहे हो। कॉम्ब आने के बाद यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। जो गिवन फिगर है उसके अकॉर्डिंग मैं बेसिकली बताऊँ तो क्या सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टीम तो कुछ विदाउट कॉम्ब आपकी इस तरीके से मूव करेगी ना, स्ट्रेट इस तरीके से जाएगा लिक्विड आपका। लेकिन जब अपने कॉम्ब लेके आए तो यहाँ पे स्टीम में कुछ डिफ्लेक्शन हो गया। अब वो डिफ्लेक्शन जो हो गया वो किन किन कंपाउंड, जो गिवन कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में सबके सब ऐसे कंसिडर करने को बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये डिफ्लेक्शन होगा वो किन किन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा जो लिक्विड स्टेट में हम लोगों ने कंसिडर्ड किए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, इसमें देखो ध्यान से, जब कॉम्ब की बात करी जा रही है, कॉम्ब आपका चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज्ड कॉम्ब है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, इसके ऊपर मैग्नेटिक चार्ज ना होके, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ना होके यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आपका आएगा। आप सिंपल से कॉम्ब को अगर आप हेयर में अगर एक बार रब करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होगा, नॉट मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक ना हो कि इलेक्ट्रिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक होने के बाद अब कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपके डिफ्लेक्शन शो करेंगे टुवार्ड्स कॉम्ब, चार्ज्ड कॉम्ब। तो अब जब यहाँ पे हम लोग अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आता तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वहाँ पे मैग्नेट यूज किया गया है, अगर वहाँ पे मैग्नेट यूज किया गया है नॉर्थ और साउथ पोल, तो फिर हम लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं पैरामैग्नेटिक कॉन्सेप्ट एंड डायामैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपका पैरा होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर डाया होगा तो आपका रिपल करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट पैरा और डाया से सॉल्व नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व किस तरीके से होगा बेटो, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पोलैरिटी के बेस पे, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कॉन्सेप्ट के बेस पे। जो मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे तो डेफिनेटली बेटा उनका डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स कॉम्ब, तो आपको पोलर ही आपको देखना है, उनका डिफ्लेक्शन होगा, नॉन पोलर कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन आपका पोलर होता है, तो चक्रो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल बेटा यहाँ पे आपको पोलैरिटी मिलती नहीं है, बिकॉज दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी आपको मिलती है, सेम मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर भी शिफ्ट नहीं होगी। बाकी आप लोन पेयर्स को यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो O2 नहीं हो सकता। HF डेफिनेटली पोलर बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आपकी मैक्सिमम होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो पोलर, अमोनिया इज ऑल्सो पोलर एंड ये हम जो पोलरिटी की बात कर रहे हैं वो हम डेल्टा EN के बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के बेस पे, ठीक है ना। H2O2 क्या पोलर होता है, हाँ बिल्कुल पोलर होगा आपका। CCl4 पोलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, ये भी पोलर है। बेंजीन ये नॉन पोलर। C6H5 ये भी आपका पोलर। तो कितने मॉलिक्यूल्स पोलर हुए, एक 2 3 4 एंड 5 एंड आपका 6, तो टोटल आपके 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ से आपके हो रहे हैं पोलर। तो इसका जो आंसर वही पूछा हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 होगा, इसका करेक्ट आंसर 6 मॉलिक्यूल्स में आपका डिफ्लेक्शन होगा, बाकी में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब जो पोलर है वही डिफ्लेक्ट करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तो कितना आसान था, आप बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा भी अगर आपको थिंक कर सकते थे तो बिल्कुल आप आंसर यहाँ पे बना पाओगे, ठीक है ना। और इस साल जो हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनको मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो मतलब उनकी भी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस के लेवल कुछ भी नहीं है। आपको क्या कर रहा है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट डाल रहा है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लिंक कर रहा है किसी अदर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अदर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल सा है ना। हालांकि कॉन्सेप्ट आपको आता है, सारे को दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे थे, लेकिन आपने लिंक करना नहीं आया तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। तो लिंक करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान बनते हैं, ठीक है, एडवांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो बचा क्लास नोट्स का, ये सीधा, ठीक है। ये आपको मैंने रिएक्शन भी कराई थी प्रॉपर, K1O4 और K2Cr2 के जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो लिखा है इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटीज, मतलब यहाँ से आपको जब हम कॉफिशिएंट लेके आते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं वो मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड इज वीकली बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर KMnO4 चेंज किस में होता है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है।
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। आपको पता है कि यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है, ध्यान दो, जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे -1 है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ केमोनोफोर, और ये केमोनोफोर बोला जा रहा है बेटा इन वीकली बेसिक मीडियम। तो आपको पता तो चल ही रहा है कि यहाँ से आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपका -1 से बच्चों आयोडीन किस में चेंज होगा, I2 में चेंज होगा, ये तो आपको पता चल ही रहा है। तो यहाँ से आपका ये हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है। बाकी देखेंगे इसमें बेसिक मीडियम में केमोनोफोर किस में चेंज होता है, तो वो भी आपको पता है, ये MnO2 में चेंज होता है, ठीक है। ये भी आपको मैं डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुका हूँ कि जो आपका केमोनोफोर इन बेसिक मीडियम चेंज किस में होगा, MnO2 में चेंज होता है। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी इसके निकाल सकते हो, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, +4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप बात करोगे तो कितना आएगा, +7 आ जाएगा। तो +7 से बेटा +4, ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे आपका डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे आपका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब केमोनोफोर इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, ये रिएक्शन आपको पहले लिखनी थी। अब इस रिएक्शन के बारे में तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। अभी इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ केमोनोफोर कंज्यूम्ड। मतलब क्या है कि पहले आपको बेसिक रिएक्शन लिखनी है, उस बेसिक रिएक्शन को लिखने के बाद देन यू हैव टू कंपेयर कि जब 4 मोल्स ऑफ केमोनोफोर कंज्यूम्ड होंगे तो उस केस में I2 कितना रिलीज होगा। तो पहले तो बेसिक रिएक्शन लिख लो, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग के बारे में, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले देखो हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज MnO4 माइनस लिख लेते हैं केमोनोफोर से, और ये आपका MnO2 में चेंज होगा, और ये आपकी रिएक्शन फर्स्ट हो गई है। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको I- बिल्कुल सही, ये आपका चेंज होगा ऑब्वियसली I2 के अंदर। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, और ये आपकी रिएक्शन हो जाती है सेकेंड। फिर इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि टोटल जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था वो आपका +7 था, और यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, +4। चेंज कितने का है, 3 का चेंज है। 3 का चेंज हो रहा है, मतलब +7 से +4 जाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके MnO4 माइनस के साथ ऐड किए जा रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ोगे 7 के साथ तभी तो ये +4 में चेंज हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें आप 4 यहाँ पे आपके जब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, है ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो पहले हम बैलेंस कर लेते हैं सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके। तो देख लेंगे यहाँ पे बच्चों कितना होगा, 2 यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो मतलब कर लेते हैं यहाँ पे 2H2 कर लेते हैं। अरे भाई इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 ऑक्सीजन तो पहले से थे और 2 मैंने वाटर लगा दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। इधर क्या करो बेटा, 4H+ को लिंक कर दो, हो गया कहानी, हो गया बैलेंस। ऊपर का सिंपल सा प्रोसेस हो गया, 5 सेक्शन बैलेंस्ड। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पे। तो सेकंड रिएक्शन में देखो बच्चों 2I- से I2, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा। यहाँ पे कितना 0 आएगा, यहाँ पे कितना -1। चेंज कितने का है बच्चों, 1 का चेंज है, बट कितने आयोडीन है ये भी देखना जरूरी है। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से आयोडीन तो बच्चों 2 है भाई, तो 2 के लिए चेंज डिफाइन करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन क्या है कि I- से 0 में जा रहा है, 1 का चेंज है, बट 2 आयोडीन के लिए तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि -1 से 0 में जाने का मतलब क्या हो रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इधर रिलीज होंगे टू वास्ट प्रोडक्ट साइड। दो इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर लिख दिए। अभी भी आपका बैलेंस नहीं है, क्यों? ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे 2 हैं। तो ऐसा करो, नीचे की जो रिएक्शन है उसके साथ कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर की जो रिएक्शन है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलेंस हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो फाइनल रिएक्शन आपकी क्या बनेगी वो देख लो, 2MnO4 -1 + 6I-1, यहाँ से फॉर्म हो जाएगा आपका 3I2 + 2MnO2, ठीक है ना। ये आपको रिएक्शन देखने को मिल गई। अब चेक करो, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 मोल्स ऑफ केमोनोफोर अगर आपके पास हैं तो कितना आयोडीन आपके नंबर ऑफ मोल्स रिलीज होंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ तो बच्चों दे रखा है कि अगर हमारे पास केमोनोफोर जो है अगर 2 मोल्स हैं, अरे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब 2 मोल्स हमारे पास केमोनोफोर के हैं इन गिवन रिएक्शन जो हमने निकाली अभी, तो ऐसे कितना आयोडीन रिलीज हो रहा है बच्चों, 3 मोल्स आयोडीन रिलीज हो रहा है। और क्वेश्चन कितने पूछा है, 4 मोल्स में पूछा गया है, तो बस 4 मोल्स जो केमोनोफोर है उसमें निकाल लो। तो भाई पहले 1 में निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर 4 में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई निकालो ना, 1 में निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा ना ऐसे, और 4 में निकालोगे तो 3/2 × 4 कर देंगे, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम 3 × 2 आपका आंसर इज 6। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो 6 मोल आपके यहाँ से आंसर, व्हाट इज आंसर, आंसर इज 6 मोल्स। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके क्लासरूम में डिस्कस किया गया, ऐसे डिफॉल्ट इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4,
एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन है नहीं, ये लेंदी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैटेगरी में डाल सकते हैं बहुत बार, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊँ, आप यहाँ पे चीज़ों को निकाल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करो, समझ में आपको आएगा। कुछ तो हिंट ऐसा है जिसमें आपको कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट वॉज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ml एल्कोहल, ठीक है, व्हेन इट वाज टेकन आफ्टर द एडिशन ऑफ 5 ml ऑफ 3% H2O2 ए ब्लू लेयर्ड सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड। बेटा ये जो लिखा है ना ब्लू लेयर्ड, यहाँ से आपको पता चलेगा इट इज CrO5, बस यहीं से आंसर पता चलेगा। मैंने बताया ना परक्रोमेट ब्लू, इसका नाम ही बच्चों क्या रहता है, परक्रोमेट ब्लू, ठीक है। आपको डिस्कस किया मैंने प्रॉक्सी लिंकेज के साथ, यहाँ पे जो आपकी स्पेशल कंपाउंड थे प्रॉक्सी लिंकेज के वो डिस्कस किए थे, कारोज एसिड वगैरह, मार्सस एसिड, कारोज एसिड सब है ना, परऑक्साइड। द ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6, ऑक्सीडेशन नंबर भी उसने बोल दिया है, ठीक है। कंपाउंड एक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लिखा है द ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू क्रोमियम विद ओनली सिंगल बॉन्ड के साथ आपको बताना है मॉलिक्यूल्स इन एक्स, ठीक है। तो CrO5 में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, x + 5 × -2 मतलब आपका ये -10 = 0, तो x = कितना 10, बस 10 तो बेटा क्रोमियम को होता ही नहीं है ना, तो इनकरेक्ट है। तो मतलब आपको पता चल रहा है कि ये आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी हाई आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं बेटा, ये बता रहा है कि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, कैसा है, परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे जब हम फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल तो ये ऐसे बनेगा, Cr डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको पता है, कुछ इसी तरीके से आपको देखने को ये मिलता है परक्रोमेट ब्लू। जहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आपके परऑक्सी लिंकेज होते हैं दोनों साइड में, ठीक है। और आपको पता है क्रोमियम का आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम, तो +6 से ऊपर जा ही नहीं सकता था। तो अब देखो यहाँ पे आपका ये -1, ये -1, यहाँ पे ये -1, ये -1, ऊपर वाला कितना होगा, ये -2 होगा। तो इसका अपोजिट करके देख लो, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो -2 का अपोजिट बच्चों कितना होगा, +2, इधर -1 का +1, फिर +1, -1 का इधर से +1, आंसर कितना बच्चों 2 ऑफ आपका 3 4 5 6 इज आंसर, तो +6 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा गया है ना, क्वेश्चन पूछा कि आपके सिंगल बॉन्ड से कितने आपके अटैच रहेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो आंसर बच्चों देखो, एक ये दिख रहा है ना, एक बॉन्ड, एक दूसरा बॉन्ड, या आपका तीसरा बॉन्ड है, या आपका चौथा बॉन्ड है। तो आंसर कितना होगा, 4 इज द आंसर। तो इसका सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका 4 आपका आंसर था, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड इज गिवन बिलो, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे रखा है पेप्टाइड का। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया वो देखो, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH2, pH6 एंड pH11। मतलब क्वेश्चन में ये है कि आपके डिफरेंट pH लिए गए हैं, ठीक है। एक बार pH2 लिया गया है, जिसे मान के चलो पूरा का पूरा आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से एक बीकर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इस बीकर के अंदर इस तरीके से आपका ये पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अभी इसी बीकर का पहले pH करके देखा गया लेबोरेटरी के अंदर 2, फिर इसके बाद pH2 के बाद इन्होंने चेंज किया pH इसका 6 करके देखा, फिर फर्दर उन्होंने pH अपना किया 11 इस बीकर के अंदर, ठीक है। ये 3 इन्होंने pH पे इस मॉलिक्यूल्स को चेक करके देखा कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वही पूछ रहा है इसमें क्या कि लिखा है नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड इन डिफरेंट pH पे। अब pH2 के लिए क्या दे रखा है, Z1 दे रखा है, pH6 के लिए Z2 दे रखा है, pH11 के लिए Z3 दे रखा है मॉड के साथ। सब कुछ पॉजिटिव में लिखना है, नेगेटिव आएगा तो क्या आपको पॉजिटिव में लिखना है रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिशन पूछा गया Z1, Z2 और Z3 का, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसका आपका सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये देखो कि जब मैंने इसका pH2 किया तो pH2 करने पे क्या होगा, pH2 तो बेटा आपको पता है ये आपका एसिडिक है, मतलब एसिडिक कंडीशन आपकी फॉर्म करेगा। अब जब एसिडिक कंडीशन का मतलब बच्चों आपको समझ में आता है कि H+ आयन, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कहीं भी जो गिवन स्पीसीज उसमें आपके कहीं बेसिक करेक्टर वाले कुछ पार्ट दिख रहे हैं क्या, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। एक देखो इस NH2 के पास लोन पेयर्स है, कहीं रेजोनेंस भी नहीं कर रही है, यहाँ पे आपका बिल्कुल ही बेस के तरीके से काम करेगा प्रॉपर।
लेकिन इस एन के पास देखो लोन पेयर्स होगा तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई ऊपर जाएगा तो ये आपका बेसिक कैरेक्टर को होल्ड नहीं करेगा। इसी तरीके से ये भी आपके बेसिक कैरेक्टर को होल्ड नहीं, क्योंकि इसका लोन पेयर्स भी रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। बट ये जो NH2 है ये बेटा प्रॉपर आपका इसके पास जो लोन पेयर्स है वो बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। अभी क्या होगा कि इनके पास जो प्रेजेंट लोन पेयर्स हैं वो बच्चों क्या करेगा, वो H+ साइन बेटा डेफिशिएंट है, उसके साथ अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा बच्चों क्या, अमाइन जो आपको प्रेजेंट है लोन पेयर्स। तो यहाँ से आपका जो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से NH3+ के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपके NH3 पॉजिटिव में। भाई पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स में से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव कराया है कहाँ पे, टूवर्ड्स हाइड्रोजन H+ आयन, इसलिए यहाँ पे NH3 मतलब देखो चार्ज यहाँ पे क्या +1 मिला, यहाँ भी चार्ज आपको +1 मिला। +1 मतलब आपके जो Z1 जो होगा मॉड के साथ उसकी वैल्यू कितनी बच्चों हो जाएगी, दैट इज 2। ये Z1 आपको समझ में आया तो बताओ। इसके बाद बात करेंगे Z2 को लेके। तो Z2 के लिए आपको दे रखा है pH कंडीशन 6, तो 6 दे रखा है। तो 6 का मतलब बेटा ये न्यूट्रल तो होगा नहीं, मतलब एसिडिक ही होगा लेकिन बहुत ही लेस एसिडिक होगा, वीक एसिडिक होगा, वीक एसिडिक कंडीशन ये क्रिएट करेगा। अभी जो वीक एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा तो उसमें क्या होगा वो समझना ज़रूरी है। उसमें से आपके ये जो आपको गिवन कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट हैं इनके साथ तो कुछ आपका होने वाला है क्या, क्योंकि आपका वीकली एसिडिक है ना, तो वीकली एसिडिक है, ठीक है, वीकली एसिडिक होगा। तो इस केस में ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट हैं ये आपके pH 6 पे कन्वर्ट होंगे COO- के अंदर, और ये भी कन्वर्ट होगा COO-, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलेट में आपका कन्वर्ट हो गया। अभी इस पे चार्ज की बात करोगे तो -1 वर्ड में करोगे तो आप अब अच्छा पूरा मॉलिक्यूल्स में क्या होगा भाई, pH2 भी देखो आप, pH2 भी क्या है एसिडिक है और 6 भी क्या है एसिडिक है। तो टोटल अगर चार्ज देखोगे तो यहाँ से आपका जो एसिडेट वाला है वो -1 है, यहाँ से आपको +1 तो ये कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एसिडिक हैं। अब बात करेंगे हम pH = 11 मतलब Z3 पे। जब Z3 की बात करेंगे तो यहाँ से आपको टोटल चार्ज कितना मिलेगा, एक तो आपको दिख रहा है हाइड्रोक्सी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये बच्चों चेंज किस में हो जाएगा O- के अंदर, ठीक है, pH 11 पे। अरे भाई pH 11 का मतलब क्या है बच्चों, बेसिक है ना, तो बेसिक का मतलब H+ साइन बाहर चला जाएगा यहाँ से, ये O- में चेंज होगा, तो एक -1 यहाँ से मिला और एक -1 आपको यहाँ से मिलेगा। ये कार्बोक्सिलेट वाले पार्ट है -1 एंड -1, तो मतलब ये टोटल का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल आपको चार्ज कितना मिला, आपको 5 मिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 2 + 3 मतलब 5 हो गया बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो पीएच के बेस पे जो आपका गिवन जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो स्पीसीज हैं, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं उसके बारे में आपका ये क्वेश्चन था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 6 की तरफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, बाकी चीज़ पूछी गई, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको इसका ड्यू निकाल दो पहले। तो ड्यू निकालने से आपको आइडिया होगा कि मॉलिक्यूल्स में रिंग कितने हो सकते हैं, पाई बॉन्ड वगैरह कितने हो सकते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है आप फटाफट से उसके ड्यू निकालने की कोशिश करो। तो C8H10O2 का आपको इसका ड्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 8+ मतलब ये 9 हो जाएगा कार्बन के लिए, और माइनस यहाँ से आपका ये आपका 5 हो जाएगा, तो मतलब इसका ड्यू आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया आपको ड्यू निकालने के लिए, तो इसका ड्यू बेसिकली कितना हो गया 4। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोकार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हो गया हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये मैंने सबके फिक्स फॉर्मूले होते हैं उनके बेस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसका ड्यू कितना 4। अब इसके बाद क्वेश्चन में और दे रखा है कि रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल लाइट मतलब प्लेन पोलराइज जो लाइट है उसको रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करने का मतलब बच्चों क्या है, मतलब ये पॉजिटिव मतलब ये आपका लगभग कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब प्लेन पोलराइज का मतलब क्या होगा भाई, रोटेशन कराने का मतलब क्या है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद इट प्रोड्यूस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3, मतलब एक टेस्ट भी दे रखा है।
अगर हम क्या करेंगे कि इसी DU के साथ CH810O2 इसी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ अगर मैं लेके आ रहा हूँ FeCl3, तो ये बच्चों यहाँ से आपको पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है, पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है, और उसका जो कलर है वो बच्चों यहाँ से आपका प्रोड्यूस हो रहा है पिंक कलर। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जब ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है और क्रोमेट आपका यहाँ पे ये एक्चुअली आपको जो टेस्ट मिल रहा है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड आपका पॉजिटिव तभी देगा FeCl3 के साथ, ये जो गिवन कंपाउंड है, जब ये फिनोलिक पार्ट इसके पास होगा। कैसा? फिनोलिक पार्ट, मतलब फिनोलिक पार्ट आपका प्रेजेंट होगा तभी ये पॉजिटिव टेस्ट आपका दे सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मॉलिक्यूल्स। आपको आइडिया हो गया कि भाई इसमें आपके 4DU दे रखे हैं। अब 4DU का मतलब क्या हो सकता है, इसमें प्रोबेबिलिटी बेस बात कर लेंगे हम लोग। तो एक देखो, एक सबसे पहले स्टार्ट करो, रिंग हो सकता है। ठीक है, पहले करते हैं, सपोज 4 रिंग हो सकते हैं, 0 पाई बॉन्ड हो। ठीक है, 3 रिंग हो सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड हो। 2 रिंग हो सकते हैं, है ना, 2 पाई बॉन्ड हो। ठीक है, 1 रिंग हो सकता है, 3 पाई बॉन्ड हो, है ना। फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये डिफरेंट आपके यहाँ पे क्या हमने एक मतलब प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात करी है कि टोटल आंसर आपका 4 आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इधर मैंने रिंग के बारे में बताया, इधर मैंने आपको पाई बॉन्ड के बारे में बताया। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के बारे में। अच्छा, लेकिन कीप इन माइंड कि जो पॉजिटिव टेस्ट के बारे में दे रखा है FeCl3 के, ये आपका हिंट था, और ये हिंट आपको बोला गया था कि जब ये टेस्ट मिल रहा है पॉजिटिव पिंक कलर का, तो फिनोलिक पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये फिक्स हो गया है कि कहीं ना कहीं आपका बेंजीन रिंग तो है ही, ये तो कन्फर्म है। तो देखेंगे यहाँ पे CH810, थोड़ा थिंक करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को आपको फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज आपकी गलतियाँ होंगी। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड, आइसोमर्स पूछेंगे, इसलिए मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करना बिल्कुल करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले तो इसमें फिनोल हम कर लेते हैं फॉर्म। ये आपका बेंजीन हो गया है, इसके साथ ये OH हो गया है। इसका देख लो आपका DU कितना हो जाएगा, 4 आपके 4 ही होगा, क्योंकि आपके 3 पाई बॉन्ड की वजह से और एक आपका रिंग की वजह से, तो आपका 4 तो DU यहाँ से देखने को मिल गया। ठीक है, इसके बाद बाकी 2 कार्बन तो कितने, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। यहाँ पे अभी 2 कार्बन बचे हुए हैं, 2 बचे हैं, तो मतलब इसमें एक हम यहाँ पे जोड़ेंगे, एक इधर जोड़ेंगे। तो फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव बनना भी ज़रूरी है ना। अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा फिर पाई बॉन्ड के साथ, तो ऑप्टिकली एक्टिव डिफाइन होगा नहीं भाई, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए ना, 4 आप पे सिग्मा होनी चाहिए। तो इसमें फिर एक कार्बन यहीं पे हम लिंक करेंगे जैसे, और कोशिश करेंगे कि आपका अभी 2 ऑक्सीजन है ना, तो मतलब हाइड्रोक्सी की बात करें, कितने हाइड्रोजन हो गया है, जब चेक करो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर इसमें 6 7 8 9 10, मतलब समथिंग यहाँ पे एक OH और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और एक कार्बन के बारे में बात करेगा तो ये आपका यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया। तो ये कार्बन देखो आपका ऑप्टिकल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, क्योंकि चारों ही ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये ऑप्टिकल दिख रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपको ऑप्टिकल दिख रहा है। अगर आप CH3 को इफ एनी केस यहाँ पे लिंक करोगे तो फिर ऑप्टिकल कंडीशन नहीं मिलने वाली है। तो ये आपको ऑप्टिकल आपको दिख गया है। अभी क्वेश्चन है कि इस मॉलिक्यूल्स के साथ देखो, जब ऑप्टिकली एक्टिव है PP के सामने अगर आप बात करोगे तो यहाँ से D+L दोनों आपको मिलने वाले हैं। 2 यहाँ से आंसर हो गया। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, मतलब पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ये जो बल्कि ग्रुप लगा उसकी पोजीशन को चेंज करो, और चेंज करने तो क्या डिफरेंट ग्रुप मिलेगा, चेक करते हैं। तो ये आपका हो गया फिर से फिनॉल। अभी ऑर्थो पे था, मैं जरा इसको मेटा पे लेके आ जाता हूँ। तो ये CH के साथ CH3, नाउ इट इज OH। तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव ही है कार्बन, ऑप्टिकल सेंटर, तो मतलब यहाँ से भी आपको D+L मिलेगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना 2 हो गया। जरा एक बार और चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिनोल हो गया। मैं पैरा पे अगर चलता हूँ तो यहाँ से CH3, नाउ इट इज OH, स्टिल आपका ऑप्टिकली एक्टिव, तो मतलब यहाँ से भी आपको मिल जाएगा D+L। फर्दर पोजीशन चेंज करोगे तो यहाँ से मेटा मिलेगा, ऑब्वियसली हो चुका है पहले। ऑर्थो पे जाओगे तो वो भी आपका हो चुका है। तो यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा D+L, वो भी आपको 2 मिलेगा। तो 2 + 2 + 2 मतलब आंसर इज +6। तो इसका आंसर था। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिलेंगे, पॉसिबल आइसोमर्स, आंसर इज 6। तो इसमें क्वेश्चन में देखो कुछ खास था नहीं, क्वेश्चन बस थिंक करने वाली बात यही थी कि जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा DU। ठीक है, DU के लिए बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो DU का फॉर्म लगाना है जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट है, तो बस वहाँ से आपका DU4 निकल के आ जाएगा। बस कीप इन माइंड कि 4 आ गया तो प्रोबेबिलिटी बेस काम होने वाला है। अब इसमें एक हिंट दे रखी थी कि पिंक कलर न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो यहाँ पे आपको फेनोलिक पार्ट देखने को मिलेगा।
ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपका फेनोलिक पार्ट मतलब एक तो आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सी पार्ट ऊपर जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। बाकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन है वो तो कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकते, क्यों? बोले बेटा आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो फिर इसलिए एक कार्बन एक्स्ट्रा जाएगा और वहाँ से ग्रुप इस तरीके से आपको ध्यान, ये आपको खुद का लॉजिक लगाना है, खुद का IQ लगाना होगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं तो एवरेज क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस थिंक करने का है, बाकी यहाँ पे जो डाटा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए टेस्ट के बारे में, और बाकी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तो इन क्वेश्चंस को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने को फिर से मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।